पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ चुके थे। अगला जो है उसका नाम है रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसे हम क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। ये एक ऐसा इम्यून मेडिएटेड डैमेज है किसको? ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन को, जिसमें क्या होता है, जिसमें नेफ्राइटिक सिंड्रोम की फीचर्स आती है, लाइक ओलिगोयूरिया होगा, हाइपरटेंशन होगा और हेमेचूरिया वगैरह की कॉम्प्लिकेशंस अपीयर होंगी। तो ये इम्यून मेडिएटेड है और इसके साथ साथ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन और रैपिड लॉस ऑफ फंक्शन, नाम से ही जाहिर है रैपिड लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। नंबर वन एंटीबॉडी अपने ही जब खिलाफ होंगी तो एक कंडीशन है, उसका नाम है गुड पास्चर सिंड्रोम। याद रहे कि ये एक ऐसी कंडीशन है रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जिसमें ड्यू टू एंटीबॉडी अगेंस्ट है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंटीबॉडी IgG और C3 ये अपने ही ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के अगेंस्ट काम करती हैं, और जब अपनी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट काम करती हैं तो वहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? डिपोजिशन हो जाती है। तो उस डिपोजिशन की वजह से इट लीड्स टू हेमाचोरिया और साथ साथ हीमोप्टाइसिस की कंडीशन भी काज करती है। तो ये एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन अगेंस्ट काम कर रही है एंटीबॉडीज IgG और C3, तो इस कंडीशन का गुड पॉस्चर सिंड्रोम है जिसमें क्या करते हैं? एंटीबॉडी अगेंस्ट काम करती है। नेक्स्ट जो है उसमें क्या आता है कि रैपिड प्रोग्रेसिव में उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड है। इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएट का मतलब क्या है? इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएट का मतलब ये है कि यहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हो जाती है। इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन किस में होती थी? स्ट्रेप्टोकोकस में होती है, SLE की कंडीशन में होती है, और इसके अलावा अदर्स डिफरेंट इन्फेक्शंस की वजह से ये कंडीशन अपीयर हो जाती है जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन होती है। तो गुड पॉस्चर में एंटीबॉडी और इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स। और नंबर 3 तीसरी जो कंडीशन है उसका नाम है पॉसी इम्यून टाइप में क्या होता है? पॉसी इम्यून टाइप की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जितने भी एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी का एक्शन होता है, और वो ज़्यादा एक्शन करने की वजह से सीरम में अपीयर होती हैं। तो उसका नाम पॉसी इम्यून टाइप है, जिसमें क्या होता है? जिसमें ये एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी होती हैं, जबकि इसमें IgG और C3 वगैरह मौजूद नहीं होती हैं। तो उसकी वजह से, उस एक्शन की वजह से इट लीड्स टू ग्रेनुलोमेटोसिस कंडीशन, और वेसल्स को इफेक्ट करने के साथ साथ ये इट विल लीड्स टू पॉलीएंजाइटिस की कंडीशन भी अपीयर हो जाती है। तो एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी वासी बॉडी में इम्यून कॉम्प्लेक्स स्ट्रेप्टोकोकस SLE वगैरह की कंडीशन में अपीयर होता है, और इसके साथ साथ गुड पॉस्चर में एंटीबॉडी जो है IgG वगैरह अपीयर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारे अगर लाइट माइक्रोस्कोप में इसकी अपीयरेंस देखें तो लाइट माइक्रोस्कोप में आपको पता चलेगा कि इसमें क्रिसेंट मून शेप अपीयरेंस आती है। अब ये क्रिसेंट मून शेप अपीयरेंस किस चीज़ की वजह से होती है? क्रिसेंट मून शेप अपीयरेंस इज़ ड्यू टू फाइब्रिन की वजह से, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में है, फाइब्रिन की वजह से, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से, एंड समटाइम विद
बी की वजह से वगैरह, इससे ये क्या बना देते हैं, क्रेसेंट शेप जो है, ये क्रेसेंट शेप अपीयरेंस बना देते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो रैपिडली इन्वॉल्व होता है ग्लोमेरुलर कंडीशन को, और ये इम्यून मेडिएटेड भी है जिसमें हमारे पास एंटीबॉडी अगेंस्ट काम करती हैं, और गुड पॉसिस सिंड्रोम में इम्यून कॉम्प्लेक्स भी डिपॉजिट हो जाते हैं, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, और उसके बाद एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी की अपीयरेंस भी होती है जिसमें ग्रेनुलोमेटोसिस और पॉलीएंजाइटिस की कंडीशन आती है। तो ये डिपोजिशन होने की वजह से, क्रेसेंट मून डिपोजिशन की वजह से हेमेटोरिया रेमटेसिस और कंडीशन आती है, और उसके साथ किसकी वजह से होती है क्रेसेंट मून अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ फाइब्रिन डिपोजिशन, प्लाज्मा प्रोटीन या C3b, जो C3b है प्लाज्मा प्रोटीन C3b की डिपोजिशन की वजह से रैपिड प्रोग्रेसिव क्रेसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आता है। अगला जो है वो हम पढ़ते हैं IgA नेफ्रोपैथी, बर्गर डिजीज जिसे कहा जाता है, जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में आता है। IgA नेफ्रोपैथी की बात करें तो नाम से ही जाहिर है कि इसमें IgA में एबनॉर्मेलिटी, इम्यूनोग्लोबुलिन A जो है इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। इसमें क्या बनता है, इसमें एबनॉर्मल ग्लाइकोसाइलेटेड IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A बनता है, जो कि क्या होता है, जो कि गलेक्टोज डिफिशिएंट होता है। अभी जब ये गलेक्टोज डिफिशिएंट इम्यूनोग्लोबुलिन A बनेगा तो दिस गलेक्टोज डिफिशिएंट इम्यूनोग्लोबुलिन A ये क्या करता है, दिल विल एक्ट एज अ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ये ऑटो इम्यून रिस्पांस शो करता है, और ऑटो इम्यून रिस्पांस शो करने की वजह से ये डिफरेंट जो मेम्ब्रेन्स हैं, ग्लोमेरुलर बेसिल मेम्ब्रेन है, उनको क्या कर देता है, और उसको इफेक्ट कर देता है और उसकी थिनिंग कर देता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ IgA नेफ्रोपैथी एबनॉर्मल जेनेटिकली नहीं होता है, इट इज़ आल्सो ड्यू टू सर्टन माइक्रोबियल डिजीज़ की वजह से भी कंडीशन आती है। सर्टन माइक्रोबियल डिजीज़ की अगर बात करें तो सर्टेन माइक्रोबियल डिजीज़ में क्या आता है, नंबर 1 GIT की डिजीज़ होती हैं, उनमें भी हो सकता है। रिस्पायरेटरी की डिजीज़ है, उनमें भी लाइक रिस्पायरेटरी के वायरस इन्फेक्शन और बैक्टीरियल वगैरह फूड इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। GIT में अगर बात कीजिए सीलिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, जिसमें इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इफेक्ट होता है, और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इफेक्ट होने की वजह से IgA के ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह ख़त्म हो जाए। लीवर की बात करें तो लीवर डिजीज़ में भी ये कंडीशन आप आ सकती हैं, जिसमें क्या होता है, डिफेक्टिव या कोई इसके अलावा डिफेक्टिव हेपेटो बिलियरी क्लियरेंस। अगर हेपेटोबिलियरी क्लियरेंस नहीं हो रही, वो डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी IgA नेफ्रोपैथी की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो IgA नेफ्रोपैथी में क्या होता है, नॉर्मल ग्लाइकोसाइलेटेड ये इम्यूनोग्लोबुलिन A आता है, ग्लैक्टोज डिफिशिएंट होता है, तो इम्यून रिस्पांस शो करेगा। इसे बर्गर डिजीज़ भी कहते हैं। तो इसमें मोस्टली अगर फीचर्स की बात करें तो आपको पेशेंट में क्या आएंगे, एपिसोडिक हेमाचोरिया होगा, एपिसोडिक हेमाचोरिया की कंडीशन आती है। एपिसोडिक हेमाचोरिया बार बार रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कुछ किसी की वजह से भी एपिसोडिक हेमाचोरिया हो सकता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा, लीवर डिजीज़ के अलावा, इट इज़ आल्सो ओकर इन हेनोच-शेनिंग पर्पुरा। हेनोच-शेनिंग पर्पुरा की कॉम्प्लिकेशन में भी IgA नेफ्रोपैथी आती है। ये कैसी पर्पुरा है, ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या आता है, जो सिस्टेमिक डिजीज़ है, जिसे मोस्टली इन्वॉल्व स्किन है। स्किन में क्या अपीयर्स होते हैं, स्किन में रैशेस अपीयर होते हैं। GIT की अगर बात करें तो GIT में पेन होता है, और अगर जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स में आर्थराइटिस की कंडीशन अपीयर होती है। तो उसमें ये कंडीशन IgA नेफ्रोपैथी की कंडीशन अपीयर्स होती हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में एपिसोडिक हेमाचोरिया तो होगा, इसके साथ अगर पर्सन के लाइट माइक्रोस्कोप ग्लोमेरुलर बेसिल मेम्ब्रेन दिखाया जाए तो उसमें क्या हो जाएगी, मेसेंजर सेल जो है, मेसेंजर सेल को क्या होगा, इफेक्ट करेगा, और मेसेंजर सेल की क्या हो जाएगी, प्रोलिफरेशन हो जाएगी। मेसेंजर सेल की प्रोलिफरेशन हो जाएगी। नंबर 2, इम्यूनोफ्लोरेसेंट स्टेन को अगर देखा जाए तो इम्यून कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी, डिपोजिशन हो जाएगी इनसाइड, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडी है ना, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो मेसेंजर सेल में उसकी डिपोजिशन हो जाएगी। तो दिस इज़ बर्गर डिजीज़ IgA नेफ्रोपैथी, जिसमें क्या होता है कि अपने ही ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स और डिफेक्ट की वजह से, गैलेक्टोज डिफिशियंसी की वजह से अपने ही सेल के खिलाफ, लीवर बेसिल मेम्ब्रेन के खिलाफ क्या करता है, मेसेंजर प्रोलिफरेशन कर देता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन वगैरह
अगला जो है उसका नाम है एल्पोर्ट सिंड्रोम, जो जिसे हम हेरेडिटरी नेफ्राइटिस भी कहते हैं। एल्पोर्ट सिंड्रोम या हेरेडिटरी नेफ्राइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टाइप 4 कोलेजन जो है, टाइप 4 कोलेजन जहाँ पर भी हैं, इस टाइप 4 कोलेजन में डिफेक्ट होता है। टाइप 4 कोलेजन में म्यूटेशन आ जाती है। टाइप 4 कोलेजन में म्यूटेशन का मतलब ये है कि टाइप 4 कोलेजन के जो अल्फ़ा जीन्स हैं उनमें म्यूटेशन आ जाती है। अल्फ़ा जीन्स जो हैं, जेनेटिक्स जितनी भी हैं, उनमें क्या होगा, उनमें म्यूटेशन आ जाएगी। ये अल्फ़ा जीन अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 5 भी हो सकते हैं। मोस्टली अल्फ़ा 5 जीन्स की क्या होती है, म्यूटेशन होती है, और इसके साथ साथ अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 की म्यूटेशन भी होती है। तो अल्फ़ा 5 जीन्स जो म्यूटेशन हो रहा है, दिस इज़ मोस्टली एक्स लिंक्ड डोमिनेंट म्यूटेशन है, और ये एक्स लिंक डोमिनेंट म्यूटेशन होने की वजह से इट इज़ मोस्ट कॉमन, तो इसी वजह से इट इज़ मोस्ट कॉमन इन मेल देन इन फीमेल। मेल में ज़्यादा होता है जबकि फीमेल में। अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 की अगर म्यूटेशन हो जाए, इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, ये म्यूटेशन इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन। ये ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है, जबकि ये वाली म्यूटेशन ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन है। इसमें मेल और फीमेल, मेल इज़ मोर इफेक्टेड देन फीमेल हो जाता है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर टाइप 4 कोलेजन नहीं है। टाइप 4 कोलेजन जहाँ पर भी नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफेक्ट आएगा। तो पर्सन आपने याद रखना है, पर्सन कांट सी, वो पर्सन देख नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास लेंस है, लेंस में भी टाइप 4 कोलेजन है, वो टाइप 4 कोलेजन नहीं है तो वो कांट सी। नंबर 2, पर्सन कांट पी, उसकी यूरिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि ग्लूमेरुलर मेम्ब्रेन में भी टाइप 4 कोलेजन है, तो ग्लूमेरुलर मेम्ब्रेन में टाइप 4 कोलेजन नहीं है तो ही कांट पी। एंड ही कैंट हियर बी, और वो ना ही सुन सकता है, क्योंकि हमें पता है कोक्लिया में भी क्या मौजूद है, टाइप 4 कोलेजन है, तो वहाँ पर भी टाइप 4 कोलेजन की डिफिशिएंसी होगी, तो सेंसोरी न्यूरल लॉस हो जाएगा, और इसके साथ साथ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और लेंस डिसलोकेशन वगैरह रेटिनोपैथी की कॉम्प्लिकेशन अपीयर आती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अपीयरेंस अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अपीयरेंस एल्पर्ट फॉर ए एंड बी फॉर बास्केट, बी फॉर बास्केट, तो यहाँ पर बास्केट व्यू अपीयरेंस आती है, बास्केट टाइप व्यू अपीयरेंस आती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिटेक्ट किया जाता है। तो टाइप 4 कोलेजन म्यूटेशन हुआ है, अल्फा 5 म्यूटेशन मोस्ट कॉमनली होता है, और वो मेल में डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो उसकी वजह से जहाँ पर भी टाइप 4 कोलेजन है तो वहाँ पर लेंस में इफेक्ट करेगा, रेटिनोपैथिक और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करेगा, और कोक्लिया में सेंसोरी न्यूरल लॉस करेगा। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर अगर देखा जाए तो इसका बास्केट व्यू अपीयरेंस इसमें आएंगी।